नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं और इस खास मौके पर सीएम ने कहा कि नए साल हम सब संकल्प लेकर साथ आगे बढ़ने की हमको जरूरत है। सीएम ने आगे कहा कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास के लिए सभी का सहयोग करने की भी अपील की है। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और राजधानी देहरादून से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने पर्चा दाखिल कर दिया है। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल किया है। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं राजकुमार ठुकराल। नगर निगम में मेयर पद के लिए अपना पर्चा दाखिल किया। राजकुमार ठुकराल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात की है और सीएम के बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से भी मुलाकात हुई है। और राजकुमार ठुकराल की जो निर्दलीय मैदान में उतरे हैं, अपना नॉमिनेशन फाइल उन्होंने किया है। निर्दलीय ही वो इस बार मैदान में हैं। नगर निगम में जो मेयर पद के लिए चुनाव होने हैं उसके लिए अपना पर्चा दाखिल किया है। और खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनकी मुलाकात हुई है और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष से भी वो मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते। राज्य में होने वाले आगामी निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। निकाय चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अभी से ही अपनी जीत का दावा करना शुरू कर दिया, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी निकायों पर बीजेपी ने अपनी जीत हासिल कर ली है और बीजेपी की ये जीत होगी, ये भी उन्होंने दावा कर दिया। और डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए बहुत से काम किए, जिसके आधार पर उनको ही वोट मिलेंगे। हम केवल देहरादून नगर निगम को प्रचंड बहुमत के साथ जीतने का दावा नहीं कर रहे हैं। हम पूरे प्रदेश भर की प्रत्येक निकाय और नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत को जीतने का दावा कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है कि डबल इंजन की सरकार, चाहे केंद्र की बात करें चाहे प्रदेश की बात करें, दोनों जगह सरकार हमारी है। केंद्र और प्रदेश की विकास की योजनाओं को आम जनता तक, शहरी क्षेत्र के हर व्यक्ति तक पहुंचे, उसका लाभ मिले, इसके लिए उत्तराखंड की जनता डबल इंजन की सरकार पर मुहर लगाने वाली है। और निश्चित रूप से जो कांग्रेस का जो अनर्गल प्रचार है, जो जिस तरह से झूठा प्रचार हमेशा करते हैं, उस पर भी कड़ा जवाब आम जनता देने वाली है। और बीजेपी ने देहरादून नगर निगम के सभी 100 वार्डों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने इस बार महिलाओं के लिए आरक्षित 34 सीटों के साथ साथ 10 सामान्य सीटों पर भी महिला प्रत्याशियों पर यह दांव खेला है। प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि बीजेपी ने मातृ शक्ति पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर बराबरी का अधिकार देने का काम किया। प्रदेश सरकार ने हमारे आरक्षित सीटों के अलावा भी महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है और वही संकल्प पूरा करने के लिए उत्तराखंड के अंदर भी नगर निकाय के चुनाव में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उनको मान और सम्मान और बराबर का अधिकार देने की बात करते हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देकर के इतिहास रचने का काम किया, उसी प्रकार से राज्य में भी उत्तराखंड के, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव है तो यहाँ पर भी संगठन ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी सीटें आरक्षित थी उनके अलावा जो अतिरिक्त टिकट देने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि इससे हमारी महिलाएं और आगे बढ़ने का काम करेंगी, इस उत्तराखंड को चौमुखी और विकास देने का काम करेंगी, क्योंकि महिलाओं के अंदर एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी मातृ शक्ति है जो घर को भी संभाल सकती है और बाहर भी संभाल सकती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के ऊपर ज्यादा से ज्यादा भरोसा जताया है और महिलाएं दोनों तरफ से अपना काम करके लोगों के बीच में अपनी प्रतिभा का लोहा बना करके इतिहास रचने का काम करती है। तो मुझे लगता है कि मातृ शक्ति को आगे बढ़ाने का जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया है बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही सराहनीय कदम है। और पूर्व कांग्रेस राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह कदम चुनाव के समय पार्टी के लिए एक झटके के तौर पर इसको देखा जा रहा है। उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की है और पार्टी नेतृत्व की कार्यप्रणाली, साथ ही टिकट बंटवारे पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने कई जगह
रॉकेट कैंडिडेट्स को उतारने का काम किया है, जो कि पिछले कई सालों से कांग्रेस यही करती आ रही है और ये कार्यकर्ताओं का सीधा सीधा अपमान है। वहीं इसे लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बिट्टू कर्नाटक के इस्तीफे पर भी अपना स्टेटमेंट दिया है। देखिए, मैंने मन नहीं बनाया है। मैंने पार्टी के अपने समस्त दायित्वों से, जिसमें मेरे पास वरिष्ठ उपाध्यक्ष का दायित्व था और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। कल मैंने माननीय अध्यक्ष जी से, क्योंकि करण महाराज जी से मुलाकात की और अपने वरिष्ठतम नेता आदरणीय हरीश रावत जी से मुलाकात की, उनको इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने का मुख्य कारण है कि आज पार्टी पदभ्रमित हो चुकी है। हमारी पार्टी अपने पद से भ्रमित होकर ऐसे कृत्य कर रही है जो कार्यकर्ताओं के हित में नहीं थी। मैंने लगातार इस बात को अल्मोड़ा से पार्टी फोरम में भी उठाने का काम किया और अपने सम्मानित लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार बंधुओं के सम्मुख भी इस बात को उठाया कि पार्टी जो भी कार्य करे वो सोच समझ। हरीश रावत जी से पूछे कि बिट्टू कर्नाटक ने कांग्रेस क्यों छोड़ी है, क्योंकि बिट्टू कर्नाटक माननीय हरीश रावत जी के बहुत करीबी लोगों में से एक है। और मैं तो यहाँ कहूंगा कि बिट्टू कर्नाटक तो माननीय हरीश रावत जी के दत्तक पुत्र हैं। ये बात हरीश रावत जी से पूछी जानी चाहिए, क्यों उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, क्या कारण ऐसे थे, इसका जवाब हरीश रावत जी से पूछिएगा। और मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका परिषद की कांग्रेस के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी मंजू भंडारी के साथ जनसंपर्क कर लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुलेआम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं का सरकारी मशीनरी साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार में जुटे हैं। हाँ सर, शुभकामना है और चुनाव का बिल्कुल बच गया है। और उसी चुनाव के तहत जो आज जो है हमारी उम्मीदवार अध्यक्ष पद की है मंजू भंडारी और जो हमारे कुंडली वार्ड से जो सदस्य हैं दर्शन रावत जी, वो भी साथ में चल रहे हैं और सबकी बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, शायद आपके संज्ञान में है कि नहीं, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कल मैं लाइब्रेरी में था तो एक गाड़ी घूम रही थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना चालू हो गई है, 31 दिसंबर तक जो है आप अपने आवेदन करें और 2.5 लाख रुपए। मैंने यूओ को फोन किया कि जब आचार संहिता पूरे प्रदेश में लगी है तो सरकार की योजना को कैसे आप प्रचार प्रसारित कर रहे हैं। अधिशासी अधिकारी ने कहा कि मेरे को मालूम नहीं है, मैं इमीडिएट अभी बंद करता हूँ। बड़े दुर्भाग्य की बात है। और जिनकी सरकार है उनकी सरकार के जो नुमाइंदे मसूरी में हैं, जो बहुत बड़े नेता अपने आप को समझते हैं, वो फेसबुक और व्हाट्सएप में जो है 2.5 लाख रुपए की बात कर रहे हैं कि आवास योजना में। ये सीधा सीधा चुनाव का उल्लंघन है, आचार संहिता का उल्लंघन है। हम कांग्रेस के लोग, कांग्रेस की पार्टी के लोग, हम चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगे। नए साल के जश्न को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार पूरी तरह से तैयार है और उसी को लेकर शहर के होटल्स, रेस्टोरेंट और साथ ही पर्यटन स्थल पर खास सजावट और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही सैलानियों और स्थानीय लोगों में भी नए साल के स्वागत को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बीच हरिद्वार पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि पूरे शहर में अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। 31 के आज के दिन हमारी जो पुलिस की जो पूरी ड्यूटियाँ हैं वो ऑलरेडी असाइन ड्यूटियाँ हैं, सभी ड्यूटियाँ ऑलमोस्ट लग चुकी हैं। सभी थाना इंचार्जों को हिदायत भी दी गई है कि किसी भी प्रकार का अगर शराब पी के कोई हड़बड़ मचाता है या कोई इस तरीके के कोई कार्यक्रम करता है जो अभी इनकी अनुमति नहीं ली गई है, उस पर हम लोग सख्त लीगल कार्रवाई करेंगे। और ड्रंक एंड ड्रिवन के अगेंस्ट ऑलरेडी हमारा अभियान चल रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि लोग नववर्ष को अच्छे से मनाएं, पीसफुली मनाएं, उल्लास से मनाएं, लेकिन किसी भी प्रकार के कोई हड़बड़ी मचाना या फिर कोई ड्रंक एंड ड्रिवन के साथ कोई एक्सीडेंट करना वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा, इसके खिलाफ किया जाएगा। ये ऑलरेडी जो घाटों की स्वच्छता को ध्यान में रखना चाहिए, माँ गंगा की स्वच्छता को बनाए रखना चाहिए और इसमें अगर कोई भी काम करता है तो पुलिस एक्ट में हमारे पास पर्याप्त प्रावधान है, जिसमें हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में नए साल के पहले दिन मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। बेरी पड़ाव स्थित महालक्ष्मी मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुख, शांति और समृद्धि की कामना भी कर रहे हैं। मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन भी किया गया। महंत सोमेश्वर यति ने सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं और भक्तों के उत्साह की जमकर तारीफ भी की है। सबसे पहले तो मैं सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और जैसा कि ये वर्ष का आज पहला दिन है और हमने शुरुआत माता के दर्शनों से की है और ऐसी कामना करते हैं कि माता के दर्शन करने के बाद हमारा ये नया साल सभी के लिए मंगलमय हो और सभी के लिए खुशियाँ लेके आए, स्वास्थ्यवर्धक हो, आरोग्यता हो। और यही कामना हम करते हैं नए साल में, इसीलिए हम सब यहाँ माता के दर्शनों के लिए आए हैं। लक्ष्मी माता का एक कुमाऊं का सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ पे माता के 9 रूपों को दिखाया गया है, इसीलिए आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पे आज साल के पहले दिन दर्शनों के लिए आई हुई है। सर्वप्रथम कुमाऊं के प्रवेश द्वार पर अष्टादश भुजा श्री महालक्ष्मी माता का यह विशाल मंदिर बनाया गया है। 2007 में ब्रह्मलीन पूज्य गुरुदेव स्वामी बाल संयति जी के द्वारा यह निर्मित कराया गया है। तब से लगातार यहाँ पर श्रद्धालु जन आ रहे हैं। इसी के पावन उपलक्ष्य में यह नया साल 2025 से दूर दूर से काफ़ी श्रद्धालु लोग आज माँ भगवती की आराधना के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। क्योंकि आज प्रथम दिवस है और पहली तारीख है और संयोग से बुधवार का दिन है, तो जैसे हम लोग सभी लोग कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो गणेश जी की आराधना करते हैं और बुधवार गणेश जी का विशेष दिन होता है, इसलिए यह आज का दिन भी और शुभ है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड परिवहन निगम सख्त नजर आ रहा है, जिसको लेकर खराब बसों को पहाड़ों पर नहीं चढ़ाया जा रहा है। वहीं पहाड़ों पर सवारियों की संख्या को देखते हुए छोटी और बड़ी दोनों तरह की बसों को यह चलाया जाएगा, जिस पर उत्तराखंड परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक रीना जोशी ने बताया कि पहाड़ों पर नई गाड़ियों के संचालन के लिए शासन ने फंड भी उपलब्ध करवाया है। कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर एमडी परिवहन निगम का पदभार ग्रहण किया है, तो अभी हम लोग यहाँ पे असेसमेंट कर रहे हैं कि क्या निगम में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से इसका सुधार किया जाए और कैसे ही इसको प्रॉफिटेबल संस्था बनाई जाए। इसके लिए जो हम लोगों ने अभी तक जो असेसमेंट किया है उसमें देखा है कि कुछ गाड़ियाँ हैं वो जर्जर अवस्था में हैं, तो उसका हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं। हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि पहाड़ों पे कोई भी जर्जर गाड़ियाँ ना चले और साथ ही साथ शासन ने भी हमें अनुमति दी है और फंड भी प्रोवाइड किया है, जिसमें हम लोग कुछ नई गाड़ियाँ खरीदेंगे। लगभग 130 गाड़ियाँ विगत 6 महीने के अंतर्गत खरीदी जा चुकी हैं और हम लोग 100 नई गाड़ियों को खरीदने का प्रावधान कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली के साथ में BS6 लागू होने की वजह से हमें गाड़ियों की नई गाड़ियाँ खरीदने का, पुरानी गाड़ियों में कुछ समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग नई गाड़ियाँ खरीद कर दिल्ली में हो रही जो समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ हम लोग नई रूट का भी असेसमेंट कर रहे हैं, जहाँ पर डिमांड है और कोई गाड़ियाँ वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पे हम लोगों का ये प्रयास रहेगा वहाँ पे गाड़ियाँ चलें ताकि यात्रियों को सुविधाएं हों। और वेस्टर्नबाजी को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। और वहीं हरिद्वार से एक मामला सामने आया, जहां पर सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स बढ़ाने के चक्कर में दोपहिया वाहन से स्टंट करना एक युवक को भारी पड़ गया और इसी को लेकर स्टंट करने पर पुलिस ने बड़ा एक्शन भी लिया है। साथ ही हरिद्वार पुलिस ने युवाओं से अपील की है कि वो इस तरह के खतरनाक स्टंट से दूर रहें और जिम्मेदार नागरिक बनने की कोशिश करें। व्हीकल एक्ट के उल्लंघन में अगर कोई भी व्यक्ति पाया जाता है, भले वो सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वो स्टंट कर रहा हो या ऐसे खतरनाक स्टंट जिससे लोग प्रेरित होते एक्सीडेंट कारित होते हैं, उसको पुलिस बहुत सख्ती से लेती है। इसको अभी हमने तत्काल में कोतवाली क्षेत्र में एक मामला संज्ञान में आया था, जिसमें उसके अगेंस्ट कार्रवाई भी की गई। उसने अपना अकाउंट को डिलीट किया है, उसने क्षमा मांगी है और जो ऐसे फॉलोअर को बढ़ाने के लिए अगर कोई इस प्रकार के कृत्य करता है उसके खिलाफ सख्ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी होने से लोगों को अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोग काफी फिसल रहे हैं, गाड़ियां फिसल रही हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग से बर्फ हटाने का काम इस वक्त वहां पर जारी है और इसके अलावा पुलिस के जवान लगातार वाहनों को बर्फ से सुरक्षित निकालने की कोशिश में भी जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं।
हम लोग देहरादून से आए हुए थे, तो हमारा ट्रैवलर 15 किलोमीटर दूर यहाँ पे फंस गया था। तो फिर सर ने हमारी, क्योंकि हम लेडीज़ थे और बेबी था हमारे साथ, तो सर ने हमारी बहुत हेल्प करी हमको हमारे होटल तक पहुँचाने के लिए, जिसके लिए हम लोग बहुत 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 थैंकफुल हैं। और खटीमा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां पर बीते कुछ दिनों से लगभग आधा दर्जन बंदरों की मौत हो चुकी है। और इस मामले में एसडीओ वन विभाग संचित वर्मा ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मामले में संज्ञान लेते हुए स्थानीय चिकित्सा अधिकारी ने मौके पर निरीक्षण किया है। फिलहाल मृत पाए गए बंदरों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। कल हमको ये सूचना प्राप्त हुई थी, ये मेलाघाट क्षेत्र जो हमारी नारायण नगर बीट के अंतर्गत पड़ता है और अतिक्रमित क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ बंदरों की डेड बॉडी हमको मिली थी। तो हमारे द्वारा वहाँ पर निरीक्षण किया गया स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ। तो अभी प्रथम दृष्टया देखने पर तो काफ़ी अभी संदिग्ध ये प्रकरण लग रहा है। तो अभी वर्तमान में उनका पोस्टमार्टम यहाँ पर अभी चल रहा है पशु चिकित्सा अधिकारियों के पैनल के द्वारा। उसके उपरांत जो सैंपल लिए जाएंगे वो भेजे जाएंगे उच्च स्तरीय जाँच हेतु। उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि इनकी मृत्यु किस कारण से हुई है। 6 बंदरों की मृत्यु हुई है जिनकी बॉडी हमको मिली है। अभी हमने वहाँ पर अभियान चलाया था, पूरा रेडियल गश्त भी वहाँ पर करवाई गई और 3 बंदर अभी बीमार वहाँ पर पाए गए हैं। तो हमारा द्वारा उनका उपचार किया जा रहा है संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ। फिर उपचार आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और अभी हमारा यहाँ पर बंदरों को पकड़कर स्टरलाइजेशन करने का भी जो प्रोग्राम है वो भी अभी चल रहा है। तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे, बस एक बार हमको ये पता चल जाएगा ऐसा किस कारण से हुआ है। कांग्रेस मेयर पद के प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल ने अपना नामांकन पर्चा भरने के बाद जनसंपर्क का कार्य जो है वो भी शुरू कर दिया है। वहीं जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान विशाल जन रैली भी निकाली गई है, जिसमें वीरेंद्र पोखरियाल का स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया है और जीत दिलाने की बात भी कही है। के बाद कांग्रेस के द्वारा अपनी रैली निकाली जा रही है और प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वही रैली और प्रचार प्रसार में आप देख रहे हैं कितनी भीड़ लगी हुई है। जहाँ मेयर पद के प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल है, उनके साथ समस्त महानगर कांग्रेस के लोग मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद है। आप देख रहे हैं किस तरीके से वीरेंद्र पोखरियाल का नारा लग रहा है, वीरेंद्र पोखरियाल जिंदाबाद। भाजपा और कांटे में और कांग्रेस में ये कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि वीरेंद्र पोखरियाल लगातार सुबह से ही अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि वीरेंद्र पोखरियाल छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और दूसरी बात, इनके साथ जो है तमाम आप देख रहे हैं जनता, किस प्रकार से महिला भी दिख रही है। यहाँ पर पीछे कितनी भीड़, बड़ी संख्या में तादाद में भीड़ है और कांग्रेस का ध्वज दिख रहा है। दूसरी आप महिलाओं के विषय में देखें कि महिला किस प्रकार से यहाँ पर दिखते जा रही है। करीब यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग हैं। आइए हम बात करते हैं वीरेंद्र पोखरियाल से कि अपार जन समर्थन के बावजूद यहाँ पर किस प्रकार से इनको मिल रहा है। सब यहाँ आपको अपार जन समर्थन मिल रहा है, किस प्रकार से आप अपना दावा कर रहे हैं? ये जो है उत्साह है, ये कांग्रेस का उत्साह है। और आज सुबह मैं डीएवी कॉलेज में गया था, वहाँ पर भी टिचरों का आशीर्वाद लिया। टीचरों में भी बड़ा उत्साह है। जो कांग्रेस पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक आंदोलनकारी को टिकट दिया है और उनकी आशा और आकांक्षाओं पे पूरा खरा उतरने की मैं पूरी प्रयास करूंगा। आप अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी को किस रूप में देखते हैं? देखिए, वो मेरा छोटा भाई है और मेरा जो है भाजपा से मुकाबला है, ना कि सौरभ पोखरियाल से। क्योंकि मैं पब्लिक से, जनता से अपील करना चाहूंगा, वरिष्ठता के आधार पर वोट कास्ट जरूर करिए। उस पर भी समय है राजनीति में और जो वरिष्ठ है उसको जितवाने का प्रयास करें। हमारे साथ पूर्व विधायक राजकुमार भी मौजूद है, बात करते हैं। सर, किस प्रकार से आप समझते हैं कि वीरेंद्र पोखरियाल को जो टिकट मिला है कितना खातिरदार है? मैं सीट देता हूँ, धन्यवाद करूंगा कि वीरेंद्र पोखरियाल जी उत्तराखंड आंदोलनकारी रहे हैं, कॉलेज के अध्यक्ष रहे हैं और कोऑपरेटिव में भी अध्यक्ष रहे हैं। बहुत सारे पदों पे रहकर इन्होंने बहुत सारे लोगों का सहयोग करा है और युवा नेता है। और हमारे अर्जुन भाई भी इस क्षेत्र से पार्षद हैं, वो भी युवा नेता है। सभी का समर्थन लगातार मिल रहा है। आपने देखा होगा मलिन बस से लेकर अन्य जगह से लेकर शहर स्मार्ट सिटी से लेकर हर जगह हमने काम करने का काम किया है। उन आवाजों को लेकर हम शहर देहरादून को अच्छा बनाएंगे। तो किस प्रकार से यहाँ पर भीड़ हो रही है और लोग तमाम कर रहे हैं। आइए महानगर कांग्रेस अध्यक्ष से ही बात करते हैं। किस प्रकार से आप समझते हैं वीरेंद्र पोखरियाल को जो टिकट मिला है ये अपने आप में एक बड़ी जीत हासिल करेगी? देखिए, कांग्रेस ने जो फैसला लिया है वो एक वैसा फैसला है कि उत्तराखंड राज्य निर्माण में जिन लोगों की भूमिका है उस भूमिका को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है।
और हम लोग प्रदेश के भ्रष्टाचार पे जो बड़ा है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो भ्रष्टाचारी सरकार है उसकी नीतियां सब जनता के खिलाफ है। हम इस उत्तराखंड राज्य के अंदर एक नया पैगाम जनता को देना चाहते हैं कि कांग्रेस की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा विकास की बात करी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस हमेशा खड़ी रही है। हमारे साथ एक और है प्रवक्ता मोहन काला, इनसे भी बात करते हैं। ये इन्हीं का वार्ड आता है। मोहन काला, किस प्रकार से आपको लग रहा है कि आपके वार्ड में वीरेंद्र पोखरियाल का समर्थन है? निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी नेतृत्व ने जो एक ऐतिहासिक फैसला भाई वीरेंद्र पोखरियाल के रूप में लिया है, हम पार्टी से नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने एक सशक्त प्रत्याशी जो है कांग्रेस से भाई वीरेंद्र पोखरियाल और पार्षद से अर्जुन सोनकर जी पे पुनः विश्वास जताया। मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश अध्यक्ष जी का कोटि कोटि आभार और धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जिस तरीके से भाई अर्जुन सोनकर जी ने पिछले 10 सालों में इस वार्ड में जो विकास कार्य किए हैं उस विकास कार्यों पर जनता मोहर लगाएगी और वार्ड नंबर 17 से ऐतिहासिक वोटों से भाई वीरेंद्र पोखरियाल और अर्जुन सोनकर दोनों जो है जीतकर वोट के अंदर जाएंगे। वार्ड में जो भ्रष्टाचार का बोलबाला कामा जी के नेतृत्व में था, कम से कम उस भ्रष्टाचार पर जो है भाई वीरेंद्र पोखरियाल अंकुश लगाने का काम करेंगे और उस भ्रष्टाचार को उजागर करने का भी काम करेंगे। मैं उत्तराखंड के उन तमाम शहीदों को, आंदोलन उत्तराखंड राज्य निर्माण के जो आंदोलनकारी थे, जो शहीद थे, उन्हें नमन करना चाहता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने भाई अर्जुन सोनकर और वीरेंद्र पोखरियाल पर विश्वास जताया। यहाँ की जनता और देहरादून की महान जनता, देव तुल्य जनता, दोनों को जिताकर जो है कांग्रेस के प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा जिताकर जो है वो बोर्ड, नगर निगम बोर्ड में भेजने का काम करेगी। तो देख रहे थे किस प्रकार से अपार जन समर्थन के साथ ही कांग्रेस के मेयर के प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल यहाँ से गुजर रहे थे और तमाम वार्ड भ्रमण कर रहे हैं और साथ ही साथ आगामी 23 जनवरी को ही देखना है कि जनता किसे चुनती है। कैमरा पर्सन अनु भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर चल रही हैं या फिर ये कहेंगे तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं और साथ ही क्षेत्रीय लोगों के भी महाकुंभ को बनाने में जो आम लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो भी अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। ये रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अगले महीने शुरू होने वाले महाकुंभ मेले की तैयारियों के तहत यमुना नदी के घाटों पर अस्थायी रास्ते बनाए जा रहे हैं। तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए इन रास्तों को रेत से भरी बोरियां रखकर बनाया जा रहा है। ये रास्ते नावों तक श्रद्धालुओं के लिए आसान आवाजाही में मददगार होंगे, साथ ही स्नान के लिए घाटों तक पहुंचाने के लिए भी सहायक होंगे। यहाँ ये सामने आपकी जेटी बन रही है, आपके जस्ट पीछे जेटी जमुना जी में बन रही है। जेटी बन के जब तैयार हो जाएगी, पटरे लग जाएंगे, तो वहाँ से करीब 30 मीटर ऊपर तक ये बोरी की सीढ़ी बनेगी। इसी सीढ़ी से यात्री नीचे जाएंगे और वहाँ से जो है नाव पकड़ के संगम जाएंगे, अछरवट जाएंगे, जहाँ भी जाना होगा, सरस्वती जाएंगे, वो घूमेंगे, टहलेंगे, फिर उसी जेटी से वापस चले जाएंगे। करीब 10 से 15 हज़ार हम लोग भर के रखते हैं। जैसे बीच बीच में जो लगी 8-10 हज़ार जो लगी, उसके बाद रखे रहते हैं, तो बीच बीच में जो है पलटना पड़ता है, कट जाती है, बालू की वजह से चलते चलते कट जाती है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक महाकुंभ मेला 13 जनवरी 2025 को प्रयागराज में शुरू होने वाला है। इस महा आयोजन में लगभग 40 करोड़ तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।